हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस से संबंधित साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ जाकर के आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। जितना भी अभी तक आपका जो क्लास हुआ है इन सभी का पीडीएफ आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वहाँ जाकर के आप लोग जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्टेड प्रश्नों को भी मैंने कवर किया है, जो कि आपको सारा अवेलेबल मिलेगा टेलीग्राम पर पीडीएफ, और साथ में आपको यूट्यूब पर सारा अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ पर कि मैंने प्लेलिस्ट बना करके आपको दे दिया है। तो जाइए, आपको बिहार फायरमैन करके आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके अलावा बिहार एक्सरसाइज करके बना हुआ है। तो वहाँ जाकर के आप लोग जुड़िए, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और साथ में आपको सारा क्लास को अटेम्प्ट कर लेना। जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको भी मैंने सेलेक्ट किया और उसको भी मैंने कवर किया है प्रीवियस ईयर, साथ में जितना भी अपना प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, और साथ में जो भी आपका मैथ के प्रश्न बने उसको भी मैं सेलेक्ट करके आपको पढ़ाया हूँ। इसके अलावा देखिए साइंस से आपका ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि जीके की तुलना में कम ही पूछा जाता है, लेकिन साइंस का भी इसमें प्रश्न आपका ज्यादा पूछा जाता है। चाहे उत्पाद पुलिस का एग्जाम दो या बिहार फायरमैन का आप एग्जाम दो, चाहे फॉरेस्टर का एग्जाम दो, आपको साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। तो बताइए कि साबुन बनाने में जो प्रयुक्त रसायन होता है यानी प्रयुक्त पदार्थ होता है, ये किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 2 नंबर में, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। देखिए डायलिसिस क्या होता है, एक मशीन का नाम है। एक मशीन है, जब उसको लगा करके रक्त का जब शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि गुर्दा जब कार्य करना बंद कर दिया जाता है, या तो फिर गुर्दा से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का किडनी से रिलेटेड कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर डायलिसिस करना ये कंपलसरी होता है, क्योंकि डायलिसिस के द्वारा ही वहाँ पर खून का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो खून का जो शुद्धिकरण किया जाता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है आपका, तो ये आपका डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ये कौन सा विटामिन है बताइए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए विटामिन सी जो होता है ये आंवला में ज्यादातर पाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति में अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसे अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अस्कर्वी नामक रोग कहने का, और इसका जो केमिकल नाम होता है इसका अस्कर्वी ही होता है। इसे अस्कर्वी नामक एक रोग हो जाता है। अस्कर्वी कहने का मतलब है कि बाल झड़ना, ये चर्म से रिलेटेड अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी के बारे में आपसे पूछा भी जाता है कि विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो बताइए कि मधुमेह जो होता है किसकी कमी के कारण से होता है। अगर आप अच्छे तरीके से अगर पढ़े हैं या प्रैक्टिस सेट को बनाए तो आपको पता चलता होगा कि ये सब प्रश्न कितना बार पूछा जाता है, बराबर रिपीट करने वाला प्रश्न है। इस प्रकार से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्टेड प्रश्न और जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि आप देने वाला हो बिहार उत्पाद पुलिस और मद निषेध फायरमैन को एग्जाम देने वाला पढ़ रहे एसएससी सीजीएल का रेलवे का, ऐसा नहीं। चूंकि पूछने का हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है, किस बेसिस पर पूछा जा रहा है, तो इस बेसिस पर आपको जो है तैयारी करना चाहिए और सिलेक्टेड प्रश्नों को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि कम समय है तो आपको क्या करना चाहिए कि सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और डेली 100-200 प्रश्न को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पर ही आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और बिहार से रिलेटेड अब देखिए क्वेश्चन अब जो वायरल हो जाता था आधा घंटा पहले सोशल मीडिया पर देखने को मिलता था, अब ये देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर बात करें निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से, ये अल्प स्रावन, जब मधुमेह क्या होता है कि इंसुलिन का जब अल्प स्रावन होता है यानी कम जब इसका स्रावन होता है तब क्या होता है कि इसकी कमी से क्या होता है मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए पेड़ पौधे में क्या होता है, पौधे हम लोग जो भी छोटा रहता है उसको हम लोग जैसे प्लांट वगैरह में देखते हैं कि छोटा छोटा जो पौधा रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। और पेड़ ये आपका जो है बड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि क्या कहते हैं कि पेड़ और पौधे के द्वारा जब खाना को तैयार किया जाता है, यानी कि खाना जो तैयार किया जाता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
और किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं, तो ये किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि खाद्य पदार्थों का संचयन होता है, जबकि हम लोग वो क्या फ्लोएम उत्तक से होता है। खाद्य पदार्थ का जो संचयन होता है ये फ्लोएम उत्तक से होता है। लेकिन जाइलम से बात करें तो इसमें खनिज लवण का चढ़ाव होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्लोएम से कहने का मतलब है कि फल से ऊपर आएगा। फल कहाँ लगता है? ऊपर। तो उससे सूर्य प्रकाश के द्वारा जो भी उसमें विटामिन उसको प्राप्त होंगे वो कहाँ से होगा? तो ये फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम से मतलब जड़ से समझिए। तो जाइलम से क्या होगा कि ये जड़ से ऊपर जाएगा, यानी खनिज पदार्थों का जो भी उसमें उसके लिए आवश्यक होगा, यानी पानी का चढ़ाव जो होगा वो किसके द्वारा होगा? तो ये आपका जो है जाइलम उत्तक के द्वारा होगा। ये याद रखना है आपको कि जाइलम उत्तक के द्वारा होगा। और याद रखना है कि जाइलम उत्तक के बारे में आपसे पूछा जाता है कि जो पानी का जो चढ़ाव होता है पौधे में, ये किस क्रिया द्वारा होता है? ये केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि आप लैंप में देखे होंगे कि लैंप में क्या होता है कि यहाँ पर बत्ती लगा हुआ रहता है, और जब हम लोग मिट्टी का तेल लैंप में डालते हैं तो ये क्या होता है कि लैंप जलता है आपका ऊपर में। तो ये जो मिट्टी का तेल का जो चढ़ाव होता है ये किस क्रिया के द्वारा होता है? केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा? तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। तो इतनी चीजों को याद रखिए। केशिकत्व क्रिया के बारे में आपसे पेड़ से रिलेटेड पूछा हुआ था और जिसको ये मैंने कवर भी किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आपसे भी सामने यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो जैविक कंपोस्ट में क्या होता है कि रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो तेज करने के लिए उत्तरदायी आपका पदार्थ होता है ये आपका एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है कि जैविक में जो भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कि व्यक्ति में अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होता है ये पाचन की क्रियाविधि को ये क्या करता है? बढ़ा देती है। तो एंजाइम का ही इसमें मुख्य रूप से आपका भूमिका होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बताइए कि पानी का घनत्व जो होता है ये अधिकतम कहाँ पर होता है? याद रखिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का जो घनत्व होता है ये काफी अधिकतम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब अधिकतम ये क्यों होता है? कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप पर पहुंचता है पानी अधिकतम होता है। इसके अलावा जब ये और अगर ये कम होने लगेगा, जैसे कि -3 हो गया, फिर आपका जैसे कि -3 हो गया, उसके बाद माइनस आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपका 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंच जाएगा। तो 0 डिग्री जब सेंटीग्रेड ताप पर कोई भी अगर मान लेते कितना टेम्परेचर पर अगर पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बर्फ के रूप में जमना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बर्फ जो है किस, यानी कि पानी जो है किस अवस्था से वो जमना प्रारंभ करते हैं, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये जमना प्रारंभ करते हैं। और जब बर्फ ये अब जब माइनस में ये चला जाएगा, जैसे कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चला गया, तो ये क्या होगा कि बर्फ के रूप में ये बनना प्रारंभ करता है। जब बर्फ ये बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसके बीच में रिक्त स्थान आ जाते हैं, जिसके कारण से बर्फ की बात करें तो बर्फ जो होता है उसका घनत्व पानी की तुलना में काफी कम होता है। अगर पानी की तुलना में अगर बर्फ का घनत्व कम नहीं होता तो फिर पानी की सतह पर बर्फ तैर नहीं सकता। क्योंकि आप देखे होंगे जैसे प्रैक्टिकल के तौर पर आप बर्फ को पानी में डुबा दो तो वो क्या होगा कि नीचे नहीं डूबता, ऊपर आ जाते। ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि उसका जो घनत्व होता है ये काफी कम हो जाता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि पानी का जो घनत्व होता है ये अधिकतम कहां पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से आपका अवतल दर्पण को काम में लाया जाता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का लाया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें उत्तल दर्पण की, तो गाड़ी के जो साइड मिरर में जो प्रयोग किया जाता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देंगे? तो देखिए इंद्रधनुष में आपका 7 रंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, विपजी और होता है। लेकिन यहाँ पर अगर लोग बात करें कि इसमें जो इंद्रधनुष जो दिखाई देता है ये 12 बजे, तो देखिए 12 जब बजता है तो सूर्य जो होता है ये ठीक आपका क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर होता है। और जब ये 90 डिग्री के एंगल पर होता है तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो है आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक ये 90 डिग्री से जब तक ये हटेगा नहीं, क्योंकि जब हम लोग पीठ पीछे करके अगर खड़ा होते तब हमें सामने इंद्रधनुष की दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें अगर वो सीधा 90 डिग्री पर बन जाता है तो किसी प्रकार का, क्योंकि उसका जब छाया ही नहीं बनेगा तो फिर आपको इंद्रधनुष देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी दूरदृष्टि जब दोष हो जाता है तो इसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहली बात कि नजदीक में आपका क्या आता है? तो ये आपका आता है उत्तल दर्पण। तो नजदीक में आ गया आपका उत्तल दर्पण, उसके बाद आता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखिए पहले आता है, क्योंकि ऊ पहले आता है, उसके बाद आपका ओ आता है। ऊ अगर पहले आता है तो नजदीक में आपका ऊ है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण, और दूरदृष्टि बात करें तो ये आपका अवतल दर्पण। तो पूछा क्या जा रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग में लेते हैं? तो इसमें आपका अवतल लेंस हो जाएगा, दर्पण नहीं बल्कि
बल्कि इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर दर्पण भी दिया हुआ है, लेकिन दर्पण में क्या होता है कि एक सतह इसका रंगा हुआ होता है, दूसरा सतह आपका क्या होता है, परावर्तक होता है। तो दर्पण का प्रयोग तो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है या फिर हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में, फ्यूज सिद्धांत का यानी कि कहने का मतलब है कि फ्यूज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत ये किस पर आधारित है। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया होगा विद्युत का रासायनिक प्रभाव। तो देखिए विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर ये आधारित नहीं होते, क्योंकि फ्यूज जो होते हैं इसको क्या करते हैं कि किसी सिंगल वायर में लगाया जाता है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है या फिर लघु पतन होता है तो ये ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो ये कट जो जाता है क्या होता है कि वायर गर्म हो जाता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट या तो फिर लघु पतन होगा तो वहाँ पर वायर क्या होते हैं कि गर्म हो जाते हैं। वायर गर्म होने के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूज कट जाता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो विद्युत यांत्रिक प्रभाव यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इसमें यांत्रिक प्रभाव तो कोई यहाँ पर आपका लॉजिक ही नहीं है, अभी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्युत का उष्मीय प्रभाव, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायर गर्म हो जाते हैं, तुरंत वायर गर्म हो जाता है, और जहाँ पर कमजोर रहता है यानी कि वीक रहता है वहाँ पर क्या होता है कि ये आपका कट जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज का जो सिद्धांत ये किस पर आधारित है, तो ये आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपसे भी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद रखना, ये बराबर आपका रिपीट किया जाता है। तो प्रश्न में कोई दम नहीं है, लेकिन इसको बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए अगर आपसे 30 प्रश्न अगर मान लेते हैं अगर साइंस का पूछा जाता है तो इसमें आपको ऐसे मिलेंगे 25 प्रश्न जो कि आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 प्रश्न में कोई होता है कि जो कि टाइम टेकन होता है, ये हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सभी आपको नॉर्मली पूछा जाएगा, बस इसी को पार करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 25 प्रश्न आप बनाते हैं तो 25 प्रश्न ये सभी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इसमें से अगर जो 30 प्रश्न को पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, या तो फिर जैसे कि मान लेते हैं कि 20 प्रश्न आपका हार्ड पूछ दिया और 10 प्रश्न आपका जैसे कि 20 प्रश्न आपका नॉर्मल पूछ दिया और 10 प्रश्न अगर हार्ड पूछ दिया, तो उसमें अगर 5 को अटेम्प्ट करते हैं तभी रिजल्ट होता है। तो इस प्रकार से चूंकि आप जो जानते हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको जो रिपीट किया जाता है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश जो होता है ये निर्वात में गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि जो होता है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता, क्योंकि ध्वनि अगर निर्वात में गमन कर सकता तो ये क्या होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात की जो ध्वनि गमन करता है इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। और ध्वनि क्या होता है कि ये जो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, इसी वजह से क्या होता है कि जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर क्या होता है कि आपस में वो बात नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता, और जहां पर वायुमंडल नहीं होता वहां पर क्या होता है कि ध्वनि का ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसके कारण से वहां पर बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपसे भी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि विटामिन डी के सर्जन के लिए निम्न में से कौन सा पाया जाता है। कौन पाया जाता है सर्जन में, कौन पाया जाता है, इसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, जिसका कि इसका केमिकल नाम भी आपका कैल्सीफेरॉल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके विटामिन डी की कमी की अगर हम बात करें तो डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिसके कारण से हड्डी कमजोर हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रक्त स्कंदन की बात करें तो इसमें जो विटामिन आपका रक्त स्कंदन करने का मतलब समझ रहे होंगे कि रक्त स्कंदन का मतलब होता है कि जब बॉडी कट जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जालीनुमा आकृति बन जाती है, और रक्त को यानी सीधा समझिए कि थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो ये विटामिन आपका डी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए। तो दांत की बात करें तो दांतों में मुख्य रूप से अगर बात करें कि क्या होता है आपका, तो इसमें आपका कैल्शियम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शरीर का जो सबसे मजबूत अंग होता है ये आपका एनामेल होता है, जो कि दांत के जबड़ों में पाया जाता है, जिसको हम लोग एनामेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन बी की बात करें तो परमाणु, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा की बात करें तो कौन सा ऐसा ऊर्जा है जिससे प्रदूषण नहीं होता, तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का जो है प्रदूषण नहीं होता, नहीं के बराबर आपका होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो होता था, इसके अलावा यहाँ पर आपको कोयला के बारे में याद है, एंथ्रासाइड सबसे आपका जो है
ये आपका ऊर्जावान जो है कोयला होता है। इसके अलावा पीट जो होता है ये सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। परमाणु के बारे में आपको पता ही है, पेट्रोल के बारे में आपको पता ही है। सौर ऊर्जा आपका वही है जिससे कि किसी प्रकार का जो है ये आपका वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो इसमें मुख्य कारण यही है आपका कैरोटीन। और पूछा भी जाता है कि दूध में कौन सा क्या पाया जाता है, ऑप्शन देकर के आपको पूछा डायरेक्ट पूछा जाता है क्या पाया जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, इसी के कारण से दूध क्या होता है कि पीलापन होता है। और आपको दूध में याद रखना है कि दूध के बारे में प्रीवियस ईयर जो आपको कवर किया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसके अलावा सभी प्रकार के विटामिन आपका पाया जाता है। क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, अगर ये दूध में पाया जाएगा तो फिर दूध फट जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो ये आपका प्रोटीन होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये जो पाया जाता है आपका सोयाबीन में पाया जाता है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो मशरूम के दाल में पाया जाता है, जो कि आपका सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा और सोयाबीन के बारे में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। सबसे वन की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं पेट्रोलियम डैश जटिल का मिश्रण होता है। तो बताया कि पेट्रोलियम जो होता है ये किसका किसका जटिल मिश्रण होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो बताया कि हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक यानी ये जेनेटिक्स है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये स्थानांतरित होते रहता है। लेकिन इसका परिणाम क्या है ये आपको नंबर पूछा रही है। हीमोफीलिया जो होता है इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि रक्त का जो सही ये जुमना नहीं होता है, सॉरी ये देखिए रक्त का ये जो है सही आपका क्या होता है कि रक्त का सही जो है ये सृजन नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए पूछा जा रहा है रक्त व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको नंबर पूछा है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है कोरामल का प्रयोग किया जाता है। कोरामल एक प्रकार का रसायन है जिसका कि प्रयोग रंजक व खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए कपास उत्पादन की बात करें कि अग्रणी जो राज्य भारत का कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया उत्तर प्रदेश, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र जो है ये कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगर हम लोग चावल उत्पादन की बात करें तो चावल उत्पादन में फिर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि डब्ल्यू भी हो जाएगा। वही काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च के बारे में याद रखना ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है ये आपका काली मिर्च के लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे अधिक है। मसालों का शहर की बात करें तो ये आपका केरल को कहा जाता है, केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सोयाबीन का तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है मध्य प्रदेश में। लेकिन चाय की उत्पादन करें तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में किया जाता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा जूट की बात करें तो जूट का उत्पादन जो सबसे ज्यादा किया जाता है ये आपका किया जाता है वेस्ट बंगाल में। तो इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है, इसे रिलेट करके आपको ज्यादा से ज्यादा भी प्रैक्टिस करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ था, इसमें गेहूं का उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि हरित क्रांति के दौरान यानी हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है जो कि अमेरिका के थे। लेकिन भारत का अगर पूछेगा कि भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि सीधा अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग मारना है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया के बारे में पूछा जाता है। सॉरी ये पूरा जो है यानी कि पूरा वर्ल्ड के बारे में पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो रबड़ का उत्पादन किया जाता है ये केरल में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। और केरल पर ही वास्को डिगामा यात्री जो पुर्तगाली यात्री थे ये 1498 में उतरे थे और केरल का मसालों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 25 नंबर में कि क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए क्षारीय मृदा की बात करूँ तो इसमें जो मुख्य रूप से जो मिलाया जाता है इसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी
जिप्सम नहीं, इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपका पाइराइट हो जाएगा, पाइराइट एस को मिलाया जाता है, जिसके कारण क्षारीय मृदा में सुधार लाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 26 नंबर में, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसमें यहाँ पर आपको बताना कि भारत का जो औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, ये आपको नंबर पूछा रहा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अम्ल वर्षा का जो मुख्य रूप से अवयव होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि कल खरकाने से भी आपका निकलते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया कार्बनिक अम्ल, ये आपका गलत हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के कारण से नहीं होता, ना ही तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो पेट में जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाती है और एंजाइम की जो क्रिया विधि को तेज करती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका, और पेट से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर सवाल पूछा जाए, पेट से रिलेटेड अगर पूछा जाता है अम्ल के बारे में, तो आपको याद रखना कि हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही आपको मारना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 28 नंबर में, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो मानव त्वचा की बात करें तो मानव त्वचा में आपका पाया जाता है मेलानिन, एक वर्णक है जो कि मानव त्वचा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मेलानिन से क्या होता है, कोई व्यक्ति व्हाइट कोई व्यक्ति ब्लैक होता है, तो ये किसके कारण से होता है, व्यक्ति में जो अलग अलग जो रंग होते हैं ये मेलानिन के कारण से ही होता है। यही ऐसा है जो कि व्यक्ति के अलग अलग जो है रूप को धारण कर लेता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर की बात करें कि थर्मोस्टेट का इसमें कार्य क्या होता है, तो एक समान ताप को बनाए रखने में इसकी मुख्य रूप से भूमिकाएं होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछा जाता है थर्मोस्टेट क्या है, तो थर्मोस्टेट एक ऐसा युक्ति है जो कि एक समान टेम्परेचर को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रही है, लास्ट प्रश्न है आपका कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो मैनोमीटर से जो मेजर किया जाता है इसमें आपका मेजर किया जाता है, ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया गैसों का दाब, ऑप्शन डी में दिया हुआ द्रवों का दाब, और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ सतह पर तेल का दबाव। तो बताइए कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसमें अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें देखिए वायु दाब जो मापा जाता है ये आपका वार में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वार में, यानी बैरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। गैसों की दाब की बात करें और देखिए ये द्रवों की घनत्व की बात करें, द्रवों का जो घनत्व जो मापा जाता है इसको मापा जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इसको किस में मापा, सॉरी ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सतह पर तेल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी या डी यहाँ पर आपका बच रहा है। तो आपको बताना है कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए मैनोमीटर से जो मापा जाता है ये गैसों का दाब जो होता है ये आपका मैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गैसों का ताप जो मापा जाता है ये मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।